अगर वनस्पति घी की बात हो और डालडा का नाम ना हो तो ये तो बहुत कम सुनने में आता है। और डालडा ऐसा नाम है जो भारत के अधिकांश घरों में सुनाई भी देता था और दिखाई भी देता था। पहले डालडा के टिन के डब्बे, फिर प्लास्टिक के डब्बे और फिर पैकेट। तो डालडा की यह जो यात्रा है वो बड़ी दिलचस्प है और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कहानी डालडा की। डालडा की शुरुआत अंग्रेजों के समय ही हुई थी, यानी कासिम दादा नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे। 1930 का दशक था। एक डच कंपनी से देसी घी या क्लैरिफाइड मक्खन के सस्ते विकल्प के रूप में वो वनस्पति घी का आयात करते थे। औपनिवेशिक दिन थे, ब्रिटिश भारत था और देसी घी उन दिनों एक महंगा उत्पाद माना जाता था। आम जनता के लिए इसे खरीदना आसान नहीं था, इसलिए वनस्पति घी की ज़रूरत महसूस की गई जो देसी घी का विकल्प हो और उससे सस्ता हो। तो 1930 के दशक की शुरुआत में भारत में उपलब्ध हाइड्रोजनेटेड वनस्पति घी कासिम दादा और हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा देश में आयात किया जाता था। हिंदुस्तान वनस्पति को अब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL और यूनिलीवर पाकिस्तान कहा जाता है। कासिम दादा अपना आयातित उत्पाद दादा वनस्पति के नाम से बेचते थे। यूनिलीवर के लीवर ब्रदर्स जानते थे कि देसी घी महंगा होने के कारण इसके विकल्प के रूप में यह एक बहुत लाभजनक व्यवसाय हो सकता है। इसका एक बड़ा बाजार है, इसलिए हिंदुस्तान वनस्पति स्थानीय स्तर पर हाइड्रोजनेटेड वनस्पति तेल का निर्माण शुरू करना चाहती थी। घरेलू वनस्पति घी बाजार में पैठ बनाने के अवसर को भांपते हुए लीवर ब्रदर्स ने अपने इस हाइड्रोजनेटेड वनस्पति घी के लिए कासिम दादा का सहयोग मांगा और भारत में दादा बनाने के अधिकार खरीद लिए। लेकिन हुआ ये कि इसकी बिक्री के लिए एक पूर्व शर्त थी और वह ये कि दादा नाम को बरकरार रखना था। लेकिन ये नाम बरकरार रखा जाता तो यूनिलीवर का क्या होता, तो इसके लिए भी समाधान निकाला गया। नाम के बीच में L डाला जाए और इसे दादा के बजाय डालडा नाम दिया जाए। कासिम दादा इस पर मान गए और इस तरह डालडा नाम अस्तित्व में आया। अगर इंग्लैंड के लीवर ब्रदर्स ने नाम में L अक्षर डालने पर जोर नहीं दिया होता तो शायद भारत का सबसे लोकप्रिय वनस्पति घी दादा ही कहलाता। इसके बाद डालडा को 1937 में बाजार में उतारा गया और भारत और पाकिस्तान में सबसे लंबे समय तक चलने वाले ब्रांडों में से यह एक बन गया। लेकिन शुरुआत इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि भारतीय जनता आश्वस्त नहीं थी कि घी का भी कोई विकल्प हो सकता है। घी आमतौर पर खाना बनाते हुए समय या फिर जो तैयार भोजन है उस पर छिड़कने पर अपना स्वाद और बढ़ा देता था। ऐसे में डालडा के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि इसका स्वाद देसी घी की तरह हो और जो डीप फ्राइंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो हो, और उसमें सबसे बड़ी बात कि बजट पर भारी ना हो। इसके बाद कहानी एक और नया मोड़ लेती है और इसमें प्रवेश होता है लीवर की विज्ञापन एजेंसी लिंटस का। लिंटस ने डालडा का जो खाता संभालते थे उनके हार्वे डंकन ने 1939 में भारत का पहला मल्टीमीडिया विज्ञापन अभियान कैंपेन चलाया। इसके तहत सिनेमा घरों में प्रदर्शित होने के लिए यह एक लघु फिल्म थी। सड़कों पर घूमने के लिए टिन के आकार की एक गोल वैन थी और पढ़े लिखे लोगों के लिए एक प्रिंट विज्ञापन भी था। और विज्ञापन ब्लिट्ज ग्रेग के हिस्से के रूप में नमूने और पर्चे यानी लीफलेट्स वितरण के साथ उपलब्ध थे। एक स्टॉल हुआ भी करता था। तो यह जो प्रचार अभियान था काफ़ी मजबूत था और इसमें जो पीले रंग पर हरे ताड़ का पेड़ जो दिखाई दिया वो कहीं ना कहीं विश्वसनीय बनाने में बहुत उपयोगी साबित हुआ। लीवर ने इन विशिष्ट टिनों को अपने वितरण नेटवर्क के माध्यम से देश भर में पहुंचाया। उपभोक्ताओं को लक्षित करने के लिए अलग अलग आकार के पैक थे। उदाहरण के लिए संस्थागत उपयोगकर्ताओं के लिए जैसे होटल हुए, रेस्तरां हुए,
एक बहुत चौकोर आकार का टिन हुआ करता था और घर में जब खपत होती थी तो एक छोटे गोल टिन हुआ करते थे। तो अपने अस्तित्व के 25-30 वर्षों में डालडा की जो मांग थी वो बनी हुई थी, क्योंकि कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। 1980 के दशक तक डालडा का बाजार पर एकाधिकार था। लेकिन डालडा की ये जो यात्रा है वो विवादों से भी घिरी रही है। 1950 के दशक में तो डालडा पर प्रतिबंध लगाने का भी आह्वान किया गया था, क्योंकि जो आलोचक थे उनका मानना था कि डालडा जो है वो देसी घी का मिलावटी रूप है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक जनमत सर्वेक्षण किया, जिससे कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार ने घी में मिलावट रोकने के लिए उपाय सुझाने के लिए कमेटी बनाई, उसमें भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसके बाद फिर और एक जो विवाद हुआ वो डालडा से जुड़ा, वो ये कि इसमें जानवर की चर्बी होती है। यह विवाद 1990 के दशक में जन्मा। तब तक डालडा को क्लियर ऑयल्स यानी जो रिफाइंड वनस्पति ऑयल होते हैं, तेल होते हैं, जैसे मूंगफली पोस्टमैन, सरसों, कुसुम, सफोला, सूरजमुखी यानी सनड्रॉप और पाम ऑयल यानी पामोलिन, ये सारे जो ब्रांड्स हैं उनसे प्रतिस्पर्धा मिलने लगी। फिर इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए डालडा जो है तब भारतीय रसोई पर अपनी पकड़ खोने लगा था। तो ऐसा भी समय आया जब 2003 में बंच ने 100 करोड़ रुपए से कम में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से डालडा ब्रांड का अधिग्रहण किया। 30 मार्च 2004 को यूनिलीवर पाकिस्तान ने 1.33 अरब रुपए में नई निगमित कंपनी डालडा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को अपने डालडा ब्रांड और खाद्य तेलों व फैट्स से संबंधित व्यवसाय की बिक्री कर दी। यह पाकिस्तान में उस समय का एक कॉर्पोरेट लेन देन था, बड़ा लेन देन था। इसमें 6 वरिष्ठ यूनिलीवर अधिकारियों के एक समूह ने एक प्रबंधन समूह का गठन कर यह व्यवसाय खरीदा पाकिस्तान डालडा का। तो बंज के लिए डालडा का अधिग्रहण खाद्य तेल बाजार में एक बड़ी छलांग थी। कंपनी ने डालडा ब्रांड को दोबारा खड़ा करने के लिए 2007 में डालडा ब्रांड के नाम से ही एक खाद्य तेल रेंज बाजार में उतारी। बंज ने इसे हस्बैंड्स चॉइस टैगलाइन के तहत पेश किया, लेकिन जल्दी ही कंपनी को एहसास हुआ कि ये बाजार में पहुंच नहीं बना पा रहा है। तो 2013 में बंज ने डब्बा खाली पेट फुल टैगलाइन के साथ इसे फिर से लॉन्च किया और ब्रांड की जो नई स्थिति है उसको बढ़ावा देने के लिए कई प्रचार अभियान चलाए गए। आज डालडा ब्रांड के तहत आप वनस्पति, कॉटन सीड ऑयल, सरसों का तेल, सोयाबीन तेल, सनफ्लावर तेल, राइस ब्रांड तेल और कई तरह के तेल आप बाजार में देख सकते हैं। तो ये कहानी थी डालडा की। अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।